बचपन से ही एक बात हमने सीखी है कि अच्छी सेहत के लिए पर्सनल हाइजीन और साफ सफाई मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कई बार चूक अनजाने में हो ही जाती है और ऐसे में कई बीमारियां दस्तक दे देती हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उन्हीं बीमारियों में से एक है। तो आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं कि ये यूटीआई की समस्या क्या है, क्यों होती है और इसका उपचार क्या है, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर अमलेश सेठ का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आप प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एम्स नई दिल्ली से। डॉक्टर अमलेश, आपसे शुरू करते हैं। क्या यूटीआई बहुत कॉमन समस्या है, हर एज ग्रुप में देखी जाती है, क्या कारण रहते हैं इसके? यूटीआई एक कॉमन समस्या है और ये हर एज ग्रुप में देखी जाती है, छोटे बच्चों में भी, यंग एडल्ट्स में भी और एल्डरली में भी। और इन तीनों एज ग्रुप्स में अलग अलग कारण रहते हैं। और जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ये यंग लेडीज़ में होता है या इवन एल्डरली लेडीज़ में भी। ये जो है लेडीज़ में कहीं ज़्यादा बीमारी देखी जाती है कंपेयर टू मेन। और जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्टरी कैप्सूल में बताया कि इसका जो यंग लेडीज़ में उसका मेन कारण जो है वो हाइजीन, अगर हाइजीन में कहीं भी थोड़ी सी इम्परफेक्शन होती है तो उससे हो जाता है। जैसे सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो है वो इकोलाई है। इकोलाई जो है वो हमारे फीकल मैटर का या टट्टी का एक में मौजूद रहता है और वहाँ से अगर सफाई ना रखी जाए तो पेशाब के रास्ते से, और लेडीज़ का पेशाब का रास्ता बहुत छोटा होता है, आदमियों का पेशाब का रास्ता लंबा होता है, तो इसलिए आदमियों का एक प्रोटेक्शन रहती है फ्रॉम दैट इन्फेक्शन। मगर लेडीज़ का वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं रहता है। तो हाइजीन मेंटेन करना, सफाई मेंटेन करना। इकोलाई बैक्टीरिया है? हाँ, इकोलाई बैक्टीरिया है और सबसे कॉमन यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो इकोलाई से होता है। और भी कई हैं बैक्टीरिया, मगर जो कॉमनेस्ट बैक्टीरियम है वो इकोलाई बैक्टीरिया है। डॉक्टर अनूप, एक तो रीज़न है कि हाइजीन अगर हम ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो यूटीआई की दिक्कत हो जाती है। क्या इसके अलावा भी और कुछ रीजंस हो सकते हैं? क्या खान पान या कुछ और बदलाव? कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन। हमारी यूरिनरी फ्लो में कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो यूरिनरी स्टेसिस यानी यूरिन इकट्ठा शुरू हो जाता है वहाँ, और जहाँ भी यूरिन इकट्ठा होता है वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन जो है आफ्टर हाइजीन ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हम मेल की बात करते हैं तो प्रोस्टेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, स्टोन हो सकता है, महिलाओं में भी स्टोन हो सकता है, या कई बार स्ट्रिक्चर बन जाता है, जहाँ से पेशाब निकलता है उसके रास्ते में स्ट्रिक्चर बन जाता है। तो ये कारण हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। और तीसरा होता है कि शुगर, जिसमें अभी आप कैप्सूल दिखा रहे थे, डायबिटिक पेशेंट्स में क्योंकि यूरिनरी शुगर भी ज़्यादा होता है, जहाँ भी शुगर ज़्यादा होगा वो इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है। तो भी एक कॉमन कारण है इन्फेक्शन होने का। तो ये तीन कॉमन कारण हम देखते हैं जिसकी वजह से आजकल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। जी, तो यदि आप भी यूटीआई पर डॉक्टर अनूप, डॉक्टर अमलेश से सवाल करना चाहें, हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमने इकोलाई बैक्टीरिया की बात की वहाँ तो सोल्यूशन हाइजीन हुआ, लेकिन अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पर हम क्या प्रिवेंशन रखें? देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन तो फिर तो यूरोलॉजिकल सर्जन हम में से किसी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन में जैसे प्रोस्टेट की ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर बॉर्डर लाइन है, अगर थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन है, तब तो दवाइयों से फ़ायदा होता है, क्योंकि कुछ दवाइयां हैं जो प्रोस्टेट को थोड़ा सा डायलेट करती हैं, थोड़ा सा प्रोस्टेट के जो लोब्स हैं उनको थोड़ा सा दूर रखती हैं, उससे ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाती है। मगर ऑब्स्ट्रक्शन अगर ज़्यादा होती है तो फिर ऑपरेशन ही इलाज है। अगर स्ट्रिक्चर है तो स्ट्रिक्चर के लिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है, और अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, पेशाब के रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा कर रहा है और दवाइयों से पूरा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब भी ऑपरेशन करना पड़ता है। और जैसा कि डॉक्टर अनूप ने बताया कि स्टोन डिजीज़, किडनी स्टोन डिजीज़, वो भी अगर रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है तो तब भी उसको ऑपरेशन से ही निकालना पड़ता है। और फिर छोटे बच्चों में कई बार बाय बर्थ कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं,
और वो ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल अलग अलग जगह पे हो सकता है। किडनी के एकदम बाहर जो उसको हम पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, या यूरेटर में कहीं पे भी हो सकता है वो, या पेशाब के आउटफ्लो में होता है वो। ये जो पैदाइशी जो है तो उनके भी ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ज़रूरी बात यह है अगर इन्फेक्शन हो रहा है उसमें जांच होती है किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है और उसको कैसे दूर करना है, वो तो फिर ऑब्वियसली। जी डॉक्टर अनूप, जब भी कोई बीमारी वार करती है तो अक्सर शुरुआती दौर में हम पता लगा ही नहीं पाते कि हमको कोई समस्या है, तो वो क्या सिम्टम्स हैं, वो क्या सिग्नल्स हैं जो हमारी बॉडी देगी जिससे हमें अंदाज़ा लगे कि ये यूटीआई की समस्या है और डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है? बिल्कुल, देखिए यूटीआई में हमारा इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं यूरिन का बार बार जाना, यूरिन में जलन होना, और उसके अलावा यूरिन में कई बार ब्लड आ सकता है, कई बार फाउल स्मेलिंग यूरिन आ सकता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। जब ज़्यादा फीवर इन्फेक्शन बढ़ता है तो फीवर आ जाता है, और जब तक ये इन्फेक्शन लोअर ट्रैक्ट में रहता है यानी ब्लैडर और यूथ्रा में, तब तक सिम्टम्स आपके लोअर ही रहते हैं, यानी कि पेन होगा आपको लोअर एब्डोमेन में। जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड करके असेंड करके किडनी में जाता है तो सिम्टम्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। अब पेन आपको इस एरिया में होगा जहाँ पर हमारी किडनी होती है, फीवर हाई ग्रेड हो के साथ चिल्स आने शुरू हो जाएंगे, ब्लड उसमें भी आ सकता है, और कई बार इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जिसमें जैसे अंडरलाइंग कॉज ऑब्स्ट्रक्शन है या स्टोन है तो आपको लंप फील होना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है जी। इस समय सौरभ है फोन लाइन पर डॉक्टर अमलेश अपने प्रश्न के साथ। हेलो, प्रश्न पूछिए। सर डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी बचपन से यूरिन जल्दी जल्दी आने की टेंडेंसी है डॉक्टर साहब, ये जानना था मुझे, ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को एक अर्ज होती है कि हम यूरिन जल्दी जल्दी करें भले वो डायबिटिक ना भी हो, क्या ये यूटीआई का संकेत हो सकता है? नहीं, देखिए जैसे इन्होंने बताया इनको बचपन से ही है, और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि इस समय एटलीस्ट ये यंग एज में हैं। अगर बहुत सालों से कोई प्रॉब्लम है और बढ़ नहीं रही है तो वो फिर एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। आमतौर पे जो भी सीरियस प्रॉब्लम है वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, मगर फिर भी एक बार चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए, अंदर से देख लेना चाहिए कहीं कोई किडनीज़ में या कहीं। और टेस्ट जो है सिंपल टेस्ट होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है किडनी अंदर से ठीक है, ब्लैडर ठीक है, और पेशाब करने के बाद दोबारा वो अल्ट्रासाउंड चेक करके देख लेते हैं कहीं ज़्यादा यूरिन रुका तो नहीं हुआ है। तो इससे एक स्क्रीनिंग हो जाती है कि अंदर से सब ठीक है या नहीं है। और अगर बहुत सालों से प्रॉब्लम है और अंदर से एक स्क्रीनिंग में सब कुछ ठीक है तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो थोड़ी तंग कर रही है इनको, मगर शायद शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही है। मगर फिर भी टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंदर से नुकसान पहुंच रहा है तो फिर उसका इलाज जो है वो ज़रूरी है। किस तरीके के टेस्ट होते हैं, कैसे डायग्नोज किया जाता है? देखिए, जैसे सर ने बताया, सबसे पहले हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल मिड स्ट्रीम हम पेशेंट को बोलते हैं देने के लिए, इसमें यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर कराते हैं। एक किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करते हैं, बिकॉज जैसे हमने बात किया कि किडनी खराब होने का ये इसका कॉज भी हो सकता है, इफेक्ट भी हो सकता है इन्फेक्शन। और फिर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बेसिक अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, और जैसे डॉक्टर सेठ बता रहे थे कि यूरिन करने से पहले, यूरिन करने के बाद कितना पेशाब अंदर रह जाता है। कुछ पेशेंट्स में हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है जिसमें अंडरलाइंग कॉज हमारा स्टोन है या ऑब्स्ट्रक्शन में कोई कंजेनाइटल रुकावट आ जाती है, तो उसमें हम सीटी स्कैन करा के जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं। जी डॉक्टर अनूप, हैदराबाद चलते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी, प्रश्न पूछिए। मुझे ये पूछना था कि मेरा लास्ट ईयर मार्च में यूरेथ्रा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन हुआ, तो अभी मुझे कुछ मतलब सावधानी क्या लेना होगा? आपकी उम्र कितनी है? 33 साल। 33 साल। डॉक्टर साहब, ये जैसे उन्होंने बताया, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा एक कॉमन बीमारी है मेल्स में और ये रिकर करती है, तो इसलिए इनको सावधानी ये रखनी है कि रेगुलर फॉलोअप में जाएं जिस डॉक्टर से इन्होंने सर्जरी कराई है, जिसमें हम फॉलोअप में सिंपल पहले तो
क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका यूरिन कैसा आ रहा है, कोई रुकावट तो नहीं हो रहा है, और उसमें इन्फेक्शन के बारे में भी पूछते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ रहा है। फिर हम एक जो सिंपल टेस्ट करा के देखते हैं, अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें यूरिन एक मशीन में पास करते हैं और ग्राफ बन के आता है। ये इनिशियल टेस्ट होते हैं। अगर हमें सस्पिशन है कि ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो एक एक्सरे कराते हैं, जिसको RGO MCO बोलते हैं, और फिर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। बट एक फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर वापस आ सकता है, इसके लिए सावधान रहें। जी डॉक्टर, कहने को तो ये एक आम समस्या देखी जाती है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसका इलाज ही नहीं किया गया है तो फिर इसके सर्कमस्टांसेस क्या देखने को मिलेंगे? देखिए, जैसा डॉक्टर अनूप ने बताया, स्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम है ना, वो रेकर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर होता क्या है, पेशाब का जो अंदर का रास्ता है वो हमारा बहुत डेलिकेट होता है, और उसमें अगर किसी कारण से कुछ इंजरी हुई या इन्फेक्शन की वजह से उसमें स्कारिंग हो गई, तो स्कारिंग ऑपरेशन से उसको टेम्परेरीली तो रिमूव किया जाता है, मगर वो स्कारिंग दोबारा हो जाती है और उसके बाद दोबारा रुकावट होने का चांस रहता है। तो अगर स्ट्रक्चर हुआ है तो आप ये समझिए कि बराबर डॉक्टर के पास, जो यूरोलॉजिकल सर्जन जिसको दिखाया है, उसको रेगुलरली दिखाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर शुरू में यूरिनरी ब्लैडर में, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता किडनीज़ में डैमेज होना शुरू होता है, और अगर बहुत डिले हो जाए, एक बहुत इग्नोर किया जाए, तो किडनी फेलियर तक भी जा सकते हैं। जी, लेकिन अगर यूटीआई की बात करें, यूटीआई एक दो बार हो तो क्या दवाइयों से, एंटीबायोटिक से ठीक, रेकर हो तब समस्या? देखिए, यूटीआई को ना हम लोग एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स यूटीआई में डिवाइड करते हैं। सिंपल यूटीआई जनरली जो यंग लेडीज़ में देखा जाता है, स्पेशली आफ्टर मैरिज, उसको हम हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। उसमें जो है पेशाब के रास्ते में, जैसे डॉक्टर अनूप ने बताया कि लोअर ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स रहती हैं, फीवर नहीं होता है, मगर लोअर ट्रैक में प्रॉब्लम होती है, पेशाब में थोड़ी सी जलन, बार बार जाने की तकलीफ 2-3 दिन 4 दिन तक रहती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। ये तो सिंपल यूटीआई है। इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन एंटीबायोटिक्स से ठीक हो जाता है, मगर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल रहा है या अगर फीवर आता है, फीवर आना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ वो इंडिकेट करता है कि किडनीज़ में इन्फेक्शन हुआ है, फिर वो एक सीरियस इशू है, फिर उसमें प्रॉपर टेस्ट होना और प्रॉपर इलाज होना जरूरी है। कानपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार ज्योति जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो ज्योति जी, अपना सवाल पूछिए। जी, तो मेरा कॉल आया मम्मी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम हमारी दीदी हैं करीब 40। जी मैम, वो उनका मतलब 40 के ऊपर ही उम्र है सर। उनको जी वहाँ पर बाथरूम की नलकी में उनको स्टोन हुआ है दोनों तरफ, तो मैम उसके लिए क्या मतलब कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टोन एक कॉमन बीमारी है इंडियन पेशेंट्स में, और उन्होंने बात बाथरूम की नली में, तो मुझे समझ आता है कि ये यूरेटर की बात कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स में यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, जैसे हम बात कर रहे थे, तो फीमेल यूरेटर में हो सकता है स्टोन आके फंस गया हो। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड और यूरिन ब्लड टेस्ट करके एक सीटी स्कैन करना पड़ सकता है, और फिर स्टोन का ट्रीटमेंट जो है डिपेंडिंग ऑन साइट एंड साइज होता है। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं दवाई से निकल जाते हैं, जिसको मेडिकल थेरेपी बोलते हैं। कुछ स्टोन ऐसे हैं जिसमें हम विदाउट सर्जरी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से तोड़ सकते हैं, और कुछ स्टोन है जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। बट अच्छी बात यह है किसी भी सर्जरी में आजकल हम ओपन सर्जरी नहीं करते, सब एंडोस्कोपिक होता है। सो यू गो थ्रू द नेचुरल ऑरिफिसेस, तो कोई स्कार नहीं है, कोई इंसिजन नहीं है, और बहुत ही सेफ सर्जरी। पर डॉक्टर साहब, एंडोस्कोपी सोच के ही कई बार थोड़ी तकलीफ होती है, क्या ये सरल है, ज़रूरी है? जी बिल्कुल, देखिए सर्जरी तभी की जाती है जब जरूरी होता है, और ये लास्ट रिजॉर्ट ही होता है। जैसे मैंने बताया, स्टार्ट करते हैं मेडिकल थेरेपी, हाइड्रेशन इंप्रूव करने से और अंडरलाइंग कॉज को ठीक करने से, बट कई बार स्टोन ऐसा होता है कि नहीं निकल सकता मेडिकल थेरेपी से, और शॉक लिथोट्रिप्सी के भी इंडिकेशन में नहीं आता है, तो हम एंडोस्कोपी सर्जरी। क्योंकि मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल डॉक्टर अमलेश, उसमें मैं देख रहा था कि वेस्ट में जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं एनुअल चेकअप, वो एनुअल चेकअप में आजकल एंडोस्कोपी भी काफ़ी कॉमन हो गई है। नहीं, उसमें यूरिनरी एंडोस्कोपी इतना कॉमन नहीं है। अच्छा। जो एंडोस्कोपी कॉमन है वो है कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी, हाँ, कोलोनोस्कोपी अलग है। वो जीआई, वो जो है वो जो लार्ज इंटेस्टीन कहते हैं, कोलोन
कोलन और लार्ज इंटेस्टाइन एक ही बात है, उसमें वेस्ट में कैंसर जो है वो काफ़ी कॉमन है। तो उसमें पहले गाइडलाइन होती थी कि हर साल कोलोनोस्कोपी करवाओ। अब वो गाइडलाइन चेंज हो गई है, 5 साल में एक बार भी कोलोनोस्कोपी करवाने से अर्ली कैंसर पिकअप करके उसको अर्ली एंडोस्कोपी से वो गैस्ट्रेंट्रोलॉजी वाले करते हैं, वो हमारे फील्ड में नहीं आता है। मुझे जो आप बात कर रहे हैं वो कोलोनोस्कोपी की है, और उसमें रिकमेंडेशन ये भी है कि बिना किसी प्रॉब्लम के, जिसको स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कहते हैं, वो अलग चीज़ है, वो उसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं। और एंडोस्कोपी भी जब डॉक्टर कहें तभी करवानी है? नहीं, यूरिनरी एंडोस्कोपी तो हमारे बड़े सिलेक्टिव इंडिकेशंस होते हैं, तो वो तो ऐसे रूटीन एंडोस्कोपी, रूटीन ब्लैडर सिस्टोस्कोपी, यूरिनरी सिस्टोस्कोपी ये एडवाइजेबल नहीं है। जी डॉक्टर, जब हम फीमेल्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की भी बात करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो इस चीज़ से अनजान होती हैं कि किस तरीके से वो हाइजीन बरकरार रखनी चाहिए। हम कई बार पढ़ते हैं कि आपके सैनिटरी पैड्स जो हैं उसको कितने टाइम तक यूज़ करना है, क्या है, तो अगर आप बीइंग अ डॉक्टर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन उठाया है। फीमेल्स में हम हमेशा बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूरिनरी इन्फेक्शन बल्कि वेजाइनल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, बिकॉज दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दीज डेज। तो आपको अपनी स्पेशली मेंसेस जैसा आपने बात किया, ऑफ कोर्स आजकल सैनिटरी पैड यूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए। प्लीज़ आप वो गंदे कपड़े और पॉलीथीन्स वगैरह मत यूज़ करिए, इससे आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सैनिटरी पैड साफ़ वाला, और जिसको आप डिस्पोजेबल हम बोलते हैं, डिस्पोजेबल मतलब होता है कि जब वो ख़राब हो जाए तो आपको फेंक दीजिए, उसको दोबारा रीयूज़ मत करिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेराइल एंड डिस्पोजेबल, इट शुड बी यूज्ड। और आपको रेगुलर चेकअप में रखना है। आजकल बहुत तरह के सॉल्यूशंस आते हैं, नॉर्मल साबुन पानी से साफ़ कर सकते हैं, वी वॉश आजकल बड़े फीमेल्स यूज़ करती हैं, वो आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो मेरा जो आपसे सजेशन है कि सब जाके पास के गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर चेक कराएं, और अगर जरूरत है तो फिर यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं। जी, इस समय बिहार चलते हैं डॉक्टर अमलेश। अशोक जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मेरे यूरिनरी ब्लैडर में 10 से 15 ml तक यूरिन रुकता है, उसका ट्रीटमेंट बताएं। एज क्या है? आपकी उम्र कितनी है? 50 ईयर। 50 ईयर्स। देखिए, 50 ईयर्स आमतौर पे 40 की एज के बाद से थोड़ा थोड़ा प्रोस्टेट के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, मगर ज़्यादा प्रॉब्लम जो है 50 और 50s के बाद या 60s के बाद आता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है चांसेस प्रोस्टेट प्रॉब्लम के बढ़ जाते हैं, तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि और यूरोलॉजी रिलेटेड आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं। और जहाँ तक 10-15 ml का सवाल है, 10-15 ml बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर आपके बाकी सिम्टम्स हैं तो फिर आपको दवाई शुरू की जा सकती है प्रोस्टेट के लिए। और जैसे मैंने बताया, अगर ऑब्स्ट्रक्शन कम है तो दवाइयों से काफ़ी फ़ायदा होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होती है तभी फिर ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। बट जैसे आप बता रहे हैं 10-15 ml का रेजिडुअल यूरिन है, ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दवाइयों की ज़रूरत भी है या नहीं है वो बाकी टेस्ट करवाए जा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं, और आपने वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात शुरू की, तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ भी होती हैं, उनके मेंसेस तो बंद हो चुके होते हैं, मगर उनमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क हाई होता है। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे पोस्ट मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स का विड्रॉल होता है, तो उस समय भी वेजाइना और वेजाइनल एरियाज़ में कई चेंजेस आते हैं, तो वहाँ उस समय भी हाइजीन की ज़रूरत काफ़ी रहती है। और एक छोटी सी बात यह है कि उसमें जो हेयर है उनको छोटा क्लिप करके काटना चाहिए, वो वैक्सिंग या शेविंग इस टाइप से नहीं करना चाहिए, उससे भी जो है ना रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और वहाँ पे हाइजीन नहीं मेंटेन रहेगी। कई बार बहुत रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, तो इवन स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन को भी, जैसे एल्डरली को कॉन्स्टिपेशन का भी कई बार प्रॉब्लम होता है, तो डाइट में फाइबर अगर बढ़ाया जाए तो उससे कॉन्स्टिपेशन का रिस्क भी कम रहता है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर डाइट में हम दही लेते हैं तो दही से में जो बैक्टीरिया है वो गट के इकोलाई को रिप्लेस करते हैं, तो उससे भी
इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है। एक कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना, थोड़ी सी दही लेना और हाइजीन मेंटेन करना, इन छोटी छोटी चीज़ों से भी इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है। आज यूटीआई पर आकर ये छोटी छोटी टिप्स शेयर करने के लिए डॉक्टर अनूप आपका, डॉक्टर अमलेश आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।